आप भी सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अनिवार्य सीपीसीटी करना चाहते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निगमों और एजेंसियों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनो टाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पदों के लिए अनिवार्य योग्यता है। जी हाँ, सीपीसीटी आजकल हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीपीसीटी का स्कोर कार्ड जो है वो मांगा जा रहा है, जिसमें आपका कंप्यूटर का टेस्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और टाइपिंग का टेस्ट होता है, जिसके एग्जाम अभी होने वाले हैं। तो क्या आप भी सीपीसीटी की तैयारी करना चाहते हैं और सीपीसीटी को एक बार में ही क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि सीपीसीटी की तैयारी कैसे करें ताकि एग्जाम एक ही बार में निकल जाए। और ये एग्जाम एमपी गवर्नमेंट के द्वारा मैप आईटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है, जिसका स्कोर कार्ड एमपी में विभिन्न वैकेंसी के लिए अनिवार्य होता है। और इसमें आप यदि सीपीसीटी का एग्जाम एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप। इसके हमारे इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन आप सीपीसीटी की तैयारी कर सकते हो। सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है वो लगभग हर जॉब में काम आता है। स्कोर कार्ड किस प्रकार से दिखाई देता है आप यहां पर देख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया हो, वो वीडियो देख रहे हो। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जो कि इन सीपीसीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है आजकल हर जॉब में मांगा जाता है। अच्छी तैयारी होने पर ही आप सीपीसीटी का एग्जाम निकाल पाओगे। यदि आपको टाइपिंग किस तरीके से करनी है, किस फॉन्ट में करनी है, कौन सा कीबोर्ड का लेआउट सिलेक्ट करना है, जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो जीके होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो रीजनिंग होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, हिंदी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तभी आप सीपीसीटी का एग्जाम जो है वो एक बार में निकाल पाएंगे। जी हाँ, सीपीसीटी का एग्जाम निकालने के लिए अच्छी तैयारी होना जरूरी है, नहीं तो आप बार बार एग्जाम देते रहेंगे और फॉर्म भरते रहेंगे, लेकिन आप उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपका स्कोर कार्ड नहीं आ पाएगा जो कि पास वाला होगा। तो यदि आप पूरी जानकारी आपको सीपीसीटी अगर करना है तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी हमारे इस कोर्स में, जिसमें आपको 307 वीडियोस मिलेंगे, 28 पीडीएफ फाइल मिलेगी, 17 टेस्ट मिलेंगे, जिससे सीपीसीटी में किस प्रकार के एग्जाम होते हैं वो भी आप चेक कर पाएंगे। इसमें आपको जानने मिलेगा सीपीसीटी क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका फॉर्म खुद हम घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के पूरे टॉपिक को कैसे पढ़ना है, सिलेबस में सीपीसीटी में टाइपिंग कैसे सीखना है, सीपीसीटी एग्जाम एक बार में निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सीपीसीटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करना है, सीपीसीटी एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कहां से करें, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे सीपीसीटी के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो यहां पर सीपीसीटी के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसका आप देख सकते हो प्ले स्टोर में, जब आप जाओगे कुछ इस प्रकार से इसका लोगो दिखलाई देगा, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद आपको ये थंबनेल आप देख लीजिए, ऐप में जाना है और ये कोर्स ज्वाइन करना है आपको सीपीसीटी, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखलाई दे रहा है। तो अब हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में सीपीसीटी की कुछ क्लासेस आपको फ्री दे रहे हैं। डेली क्लासेस अटेंड कीजिए और सीपीसीटी के बारे में सीखिए। और यदि आप एक बार में पूरे वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और सीपीसीटी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कीजिए, पूरे वीडियोस देखिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद एक बार में सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई करके उसका स्कोर कार्ड ले आइए। निम्न में से कौन सा विकल्प 4 बिट्स के संयोजन का एक वैकल्पिक नाम है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 बिट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। ऑप्शन में दिया गया है बिट, निबल, बाइट या डिजिट। तो इसका आंसर है निबल। निबल कैसे हुआ? हमने यहाँ पर जिसकी जो इकाई होती, यूनिट होती है, वो सारी की सारी यूनिट्स यहाँ पर समझाई हुई है। कंप्यूटर के डेटा को मापने की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, BIT बिट, जो कि कंप्यूटर के डेटा को नापने की सबसे छोटी यूनिट होती है।
प्रत्येक चीज को मेजर करने के लिए, नापने के लिए अलग अलग यूनिट बनाई गई हैं। जैसे भार को नापने के लिए किलोग्राम और ग्राम होता है, लिक्विड को नापने के लिए लीटर होता है। उसी प्रकार से किसी भी डेटा को नापने के लिए बिट या बाइट या किलोबाइट या मेगाबाइट इस प्रकार की यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो बिट होती है। 4 बिट आपस में मिलकर एक निबल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से 8 बिट आपस में मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। 1024 बाइट आपस में मिलकर एक किलोबाइट यानी कि केबी का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से 1024 किलोबाइट आपस में मिलकर एक मेगाबाइट यानी कि एमबी का निर्माण करते हैं। 1024 मेगाबाइट आपस में मिलकर एक गीगाबाइट यानी कि जीबी का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से 1024 गीगाबाइट यानी कि जीबी आपस में मिलकर एक टेराबाइट यानी कि टीबी का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बाबेज को यह भी कहा जाता है। चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का जनक, ट्रांजिस्टर का जनक, वर्ल्ड वाइड वेब का जनक या इंटरनेट का जनक। तो चार्ल्स बाबेज जो है वो कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। चार्ल्स बाबेज ने कंप्यूटर के इतिहास के समय में, जब कंप्यूटर की स्टार्टिंग हो रही थी, तब चार्ल्स बाबेज ने एक अहम भूमिका निभाई थी कंप्यूटर के विकास में, इसीलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सही या गलत बताएं। पहला, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में लेज़र प्रिंटर में कम डीपीआई होता है। डीपीआई मतलब डॉट पर इंच, जो प्रिंटिंग क्वालिटी को डिफाइन करता है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट दिया है, प्रिंटर द्वारा लिए गए प्रिंटआउट को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रिंटर द्वारा जो प्रिंटआउट निकाला जाता है वो सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी कहलाता है। कॉपी 2 प्रकार की होती है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी वो कॉपी कहलाती है जो प्रिंट होने के बाद हमको मिलती है कागज पर, और सॉफ्ट कॉपी कहलाती है जो कि कंप्यूटर में यदि कोई फाइल उपस्थित है वो सॉफ्ट कॉपी होगी। और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो लेज़र प्रिंटर उसकी अपेक्षा ज़्यादा अधिक अच्छा डीपीआई प्रेजेंट करता है। इसलिए पहला आंसर भी गलत है और दूसरा भी गलत है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये दोनों गलत है। प्रिंटर के बारे में जैसे हम देखें कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर को मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटा गया था, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स जो मुख्य रूप से उपयोग किए जाते थे, और नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट हो गया, थर्मल हो गया या लेज़र हो गया। ये तीनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर नाम से ही जैसे समझ में आता है, इम्पैक्ट मतलब जो छाप छोड़ते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कागज पर टकराकर प्रिंटिंग करते हैं या कागज पर जो संपर्क में आते हैं कागज के और छापने के बाद प्रिंटिंग करते हैं। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कागज पर दूर से ही प्रिंटिंग करते हैं, जो कि उस पर किसी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, उससे टकराते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, फोर्ट्रेन एक खालिस्तान है। फोर्ट्रेन क्या है? तो फोर्ट्रेन में ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मशीनी भाषा है या असेंबली भाषा है या दूसरी पीढ़ी की भाषा है या उच्च स्तरीय भाषा है। तो फोर्ट्रेन जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसे हम उच्च स्तरीय भाषा भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ डिफाइन किया हुआ है कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। द टर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजुअली रिफर टू हाई लेवल लैंग्वेज सच एज बेसिक सी, C++, कोबोल, फोर्ट्रेन, पास्कल, जावा, ओरेकल, ASP.NET, VB.NET एंड C#। ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पर जो फोर्ट्रेन दिया गया है, फोर्ट्रेन जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीडिया के संदर्भ में मिडी का अर्थ क्या है? MIDI, ये जो वर्ड दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसमें से आंसर हमारा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मिडी जो होता है वो एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का डिजिटल इंटरफेस होता है, जैसे यहाँ पर हमने डिफाइन भी किया हुआ था। मिडी यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इज एन
industry standard protocol that enable electronics, musical instruments and other equipment to communicate, control and synchronize with each other and to exchange system data. MIDI stand for Musical Instrument Digital Interface. अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों और डेटा का एक समुच्चय होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। या MS DOS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एंटीवायरस जो है वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम और डेटा का एक समूह होता है, समुच्चय होता है। लेकिन क्या MS DOS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं, MS DOS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि MS DOS जो कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जाना जाता है, मतलब MS DOS का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका मतलब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, बायोस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बायोस क्या होता है? बायोस का अर्थ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का एक प्रकार का फर्मवेयर है। बायोस रैम में स्टोर होता है, या बायोस का उपयोग बूटिंग प्रक्रिया के दौरान हार्डवेयर प्रारंभ में किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर है कि बायोस जो है रैम में स्टोर होता है, ये कथन गलत है। बायोस के बारे में हम जानते हैं कि बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इज द प्रोग्राम पर्सनल कंप्यूटर्स माइक्रोप्रोसेसर यूज्ड टू गेट द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टेड आफ्टर यू टर्न इट ऑन। It also manages data flow between the computer's operating system and attached device such as the hard disk, video adapter, keyboard, mouse and printer। तो BIOS जिसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो रैम में स्टोर नहीं होता है। वो एक प्रकार का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो कि सभी जो डिवाइस होती है, पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, वीडियो अडेप्टर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर होते हैं, उन सभी को अटैच करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, IP एड्रेस को यह भी कहा जाता है। IP एड्रेस को क्या फिजिकल एड्रेस कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं, लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, या पोर्ट एड्रेस कहते हैं? आंसर है लॉजिकल एड्रेस। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। विंडोज में किसी खुली हुई विंडो को बंद करने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी संयोजन प्रयुक्त होती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंट्रोल के साथ F4, अल्टर के साथ F4, कंट्रोल के साथ अल्टर, या शिफ्ट के साथ W। आंसर है अल्टर के साथ F4। यदि आपकी विंडो, आपने स्क्रीन पर कोई विंडो ओपन करके रखी है और उस विंडो को आप बंद करना चाहते हैं शॉर्टकट की के जरिए, तो आप अल्टर के साथ F4 की को प्रेस करें, जिससे आपकी जो विंडो, करंट विंडो ओपन है, वो बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विंडोज के टास्क मैनेजर को दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? विंडोज टास्क मैनेजर का काम होता है कि यदि कोई टास्क जितने भी आपके सिस्टम में ओपन है, उनमें से किसी टास्क को आप बंद करना चाहें तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? आंसर है कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डिलीट। कीबोर्ड से आप कंट्रोल, अल्टर और डिलीट को एक साथ प्रेस करें, जिससे टास्क मैनेजर की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें से आप अपने कंप्यूटर में चालू हो चुके जितने भी प्रोग्राम हैं उनको एक एक करके बंद कर सकते हैं टास्क मैनेजर के जरिए। यदि आपका कंप्यूटर कभी हैंग हो जाता है या रुक जाता है तो उसे सही करने के लिए, सारे प्रोग्राम्स को बंद करने के लिए आप कंट्रोल अल्टर डिलीट बटन का उपयोग कर सकते हैं।